बस भाई बस, और बातें नहीं भाई। अब नजरें बस टॉपिक की तरफ हो। क्या करवाया जाएगा आप लोगों को, देखिए जरा। टॉपिक का नाम है हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। तो भाई ऐसा है कि लास्ट क्लास हमने कंडक्शन समझा था। क्या समझा था? अगर किसी भी एक सॉलिड मटेरियल का एक एंड हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा एंड लो टेम्परेचर पे है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हीट विल फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एंड टू द लो टेम्परेचर एंड। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है हमेशा। अपने आसपास की चीजों को इस समय आप सर्दियों में छूते हो तो अब आपको ठंडी लगती है, क्योंकि आप होते हैं हाई टेम्परेचर पे और वो होता है लो टेम्परेचर पे। जैसे आप टच करते हैं, हीट आपकी बॉडी से उसके अंदर जाती है, जिसके कारण आपको ठंड महसूस होती है, क्योंकि बॉडी से हीट निकल रही होती है। सुबह सुबह होता है ना, जब रजाई से आप निकलते हो तो आप हॉट होते हो, और आसपास की सराउंडिंग कैसी होती है, वो लोग कोल्ड। तो गेट को पकड़ोगे तो भी ठंड लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी की हीट जाएगी गेट के अंदर, गेट के अंदर जाएगी, तो ये ठंड लगेगी आप लोगों को। तो आप लोगों को एक बात पता है भाई, जल्दी बैठो, स्टेबिलिटी लिया करो। जैसे ही क्लास शुरू हो ना, बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल बैठ जाओ, उसके बाद ये उठना फिरना बंद कर दो क्लास में। तो मैंने ये कहा कि जब भी दो, इधर भाई प्रिंस बोल रहा हूं भाई मैं, जब भी किसी बॉडी के दो एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होते हैं, एक हाई टेम्परेचर एंड एक लो टेम्परेचर एंड है, तो हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एंड टू द लो टेम्परेचर एंड थ्रू दिस मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर से जाएगी। लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। मैंने यहाँ पर कुछ तुम लोगों को करवाया था, मैं इसको फिर से मिटो रहा हूँ। ये जो मटेरियल, ये जो रोड है मेरे पास, इसकी इसकी लेंथ मान लो L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है इसका, ठीक है। ये जैसे कि इसका किसी भी सिलेंड्रिकल रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसे निकलेगा कि उसका जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अरे भाई इधर अक्षरा, किसी भी सिलेंड्रिकल चीज का यहाँ पर जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका कुछ रेडियस होगा, तो उसका एरिया भी होगा ना कुछ। तो यहाँ पर ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी लेंथ है। यहाँ पर कुछ हाई टेम्परेचर और वहां पर कुछ लो टेम्परेचर है, और जिसके कारण हीट फ्लो कर रही है अपने हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर एंड की तरफ। आपसे एक चीज पूछी जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको मैं लिखता हूं क्यू बाई में टी। इसका क्या मतलब है क्यू बाई टी का? ये बताना चाहते हैं कि कितना तेजी से हीट फ्लो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने जूल्स हीट फ्लो कर रही है पर सेकंड में, पर यूनिट टाइम में। तो जैसे कि यहां पर बताया कि वो 300 जूल पर सेकंड का हीट फ्लो कर रहा है, यानी 300 जूल नहीं फ्लो कर रहा, 150 जूल हीट फ्लो कर रहा है एक सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 जूल फ्लो कर रहा है एक सेकंड के अंदर। मतलब कितना तेजी से फ्लो कर रहा है। जैसे कि आप लोग अगर किसी पाइप के थ्रू पानी चला रहे हैं, तो पानी का अपना एक रेट होगा कि इतना लीटर पानी हर सेकंड में यहां से फ्लो कर जा रहा है इस सेक्शन से। अगर पानी बहुत तेज चल रहा है तो हम बोलेंगे 50 लीटर पानी एक सेकंड में फ्लो कर रहा है। थोड़ा धीमा चल रहा है तो 20 लीटर पानी फ्लो कर रहा है एक सेकंड के अंदर। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। रेट जब भी किसी के साथ जुड़ जाए तो समझ जाइए टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कितना हीट फ्लो कर रहा है पर सेकंड में, पर सेकंड में। समझ में आ रही बात? इसको चाहें तो हम कैपिटल एच से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल एच यहां पर किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉट द हीट, हीट को इंडिकेट नहीं कर रहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कितना हीट पर यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर जा रहा है, ये इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, जिसको मैं क्यू बाई टी से डिनोट कर सकता हूं। अरे यार यूनिट समझो ना क्यू बाई टी की। क्यू बाई टी की यूनिट क्या होगी? क्यू की जूल होती है, इसकी क्या होगी बोलो? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जैसे क्या आएगा 50 जूल पर सेकंड, आएगा 25 जूल पर सेकंड। तो ये इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। कितना हीट फ्लो कर रहा है पर सेकंड में, इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा सुनिए, अब कहते हैं जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, यानी क्यू बाई टी जो है, हाँ भाई मैं बार बार कह रहा हूं, व्हाट इज क्यू बाई टी? क्यू बाई टी इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कितना अमाउंट ऑफ हीट हर सेकंड में फ्लो कर रहा है, ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। पहली चीज जिस पे निर्भर करेगा वो है टेम्परेचर का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा टी। जितना हाइयर टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो एंड्स के बीच में, उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर एक एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे और एक एंड बहुत लो टेम्परेचर पे है, तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूं। आप किसी बहुत गर्म चीज में ऐसे रोड को रख के देखिए, आपका हाथ बहुत देर में गर्म होगा। मतलब थोड़ी सी कम गर्म चीज में, कोई बहुत कम गर्म चीज है उसमें आपने किसी रोड को ऐसे रख दिया, तो आपके हाथ तक हीट पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा गर्म चीज है वहां पर, मान लीजिए आग लग रही है वहां पर, और आपने उसके अंदर ऐसे रोड को रखा, तो थोड़ी देर में ही आपका हाथ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बिकॉज जितना बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा फास्ट बोलो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो ये 100 है और ये 0 है, और एक केस में ये 100 है, एक केस में 95 है, तो किस केस में आपका ज्यादा तेजी से हीट फ्लो करेगा? जब 100 और 0 वाला केस है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसको आप ऐसे पानी वाला एग्जांपल भी समझ सकते हो कि एक टंकी में 100 लीटर पानी है, एक में बिल्कुल 0 लीटर पानी है।
तो तब ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो होगा, या जब एक बार 100 लीटर है दूसरे में 90 लीटर है या 95 लीटर है, तो डिफरेंस बहुत कम है तो फ्लो उतना तेजी से नहीं चलेगा, डिफरेंस बहुत बड़ा है तो फ्लो बहुत तेजी से चलेगा। तो हाइयर द टेम्परेचर डिफरेंस हाइयर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। समझ नहीं आया सर? ठीक है। अच्छा, इस क्यू बाई टी को बार बार क्यू बाई टी ना लिख के क्या मैं एच लिख लूं, कैपिटल एच, ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एच का मतलब यहां पर बोलो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जूल पर सेकंड में मेजर हो रहा है, ना कि जूल में मेजर नहीं हो रहा। किसमें हो रहा है? जूल पर सेकंड में। ठीक है भाई, इधर देखो, समझ में आ रही वाली बात? अच्छा, दूसरी चीज, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन के। मतलब कि आप मुझे बताइए कि मोटे एरिया ऑफ प्रोजेक्शन वाली पाइप से, रॉड से ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होगी या पतले से ज्यादा ट्रांसफर होगी? मोटे से। जितनी ज्यादा चौड़ी एरिया ऑफ प्रोजेक्शन वाली चीज होगी उतना ही ज्यादा हीट उसमें से क्या कर जाएगा, फ्लो। सेम पानी का एग्जांपल है, पतली पाइप से पानी ज्यादा जाएगा पर सेकंड में या मोटी पाइप से? मोटी पाइप से पानी ज्यादा जाएगा पर सेकंड में। करंट का भी ये सीन था। आप मुझे बताओ, जो करंट फ्लो कराते थे हम लोग, तो हम लोग बोलते थे ना कि रेजिस्टेंस किसका कम होता है? जिसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होता है उस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब उसमें से करंट ज्यादा जाता है। अरे नहीं पढ़ा 18th क्लास के अंदर? पढ़ा होगा ना, उसमें से करंट कैसे जाता है बोलो, ज्यादा। इसका मतलब जब जब एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होता है, चाहे हीट का फ्लो हो, चाहे पानी का फ्लो हो, चाहे करंट का फ्लो हो, बोलो फ्लो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर ज्यादा दूर तक जाना है ना तो रेट हमेशा कम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक तो यहीं तक बाहर तक जाना है, आप सब ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में भाई, क्योंकि आपकी हीट जो ट्रांसफर होती है बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में से होती भी जाती है। अगर किसी चीज को बहुत दूर तक जाना है, एक बाजार है, उस बाजार का लेंथ पूरा 2-3 किलोमीटर लंबा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो फ्लो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज रुकावट बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी दूरी तक है। और छोटी लेंथ है तो मेरा रेट बोलो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। इसको समझिए आप लोग कि जितना बड़ा लेंथ का इस रोड का लेंथ होगा ना, उतना ज्यादा वो रेट को स्लो कर जाएगा, बिकॉज उतनी ही ज्यादा रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस मिलने वाली हैं। इस बात को समझिए। तो लेंथ बढ़ी तो रेट क्या हो जाएगा बोलो, स्लो हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में भाई? अरे जितना दूर तक जाना है उतना ज्यादा रुकावट है ना भाई। थोड़ी सी नजदीक नजदीक में टेम्परेचर का डिफरेंस है, जल्दी से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। बहुत दूर तक है तो टाइम लगेगा। क्लियर है कि नहीं? टाइम ज्यादा लगेगा। ओके गाइस, तो ये तीनों बातें समझ में आ जाती है सब बच्चों को। मुझे और कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा, मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस नजर आ रहा था बच्चों, लेंथ नजर आ रही थी, एरिया नजर आ रहा था। मैंने इन सबको कंबाइन किया और मैंने कहा कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सब बच्चे बोले ए पर, डेल्टा टी पर, और बोलो किस पर, एल पर। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट गाइस? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मेरा एक सवाल और आप लोगों से आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि मेरे पास एक कॉपर की रोड है, लेंथ सेम है, कुछ एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है और कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है, वही मान लो 100 और 0, और सेम मेरे पास अब यहां पर एक रोड है, ये मान लेता हूं मैं सिल्वर, मानोगे एल्यूमिनियम मान लो, लेंथ सेम ली है, ओए बस, एरिया ऑफ प्रोटेक्शन सेम लिया है, टेम्परेचर का डिफरेंस सेम लिया है। मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, उतनी एरिया ऑफ प्रोटेक्शन वाली ली है, उतनी लंबी ली है। आपको क्या लगता है जो दोनों में से हीट ट्रांसफर होगी, क्या उसका रेट एक जैसा होगा? क्या एक जैसा होगा? तो आपका दिमाग भी ये कहता है ना कि सर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है। किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़िया होती है, वो अपने अंदर से हीट को जल्दी से पास होने देता है, और कुछ में नहीं होता। इसका एग्जांपल ये भी है कि आप लोग जब घर में कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हो, तो कुकिंग यूटेंसिल्स जब रखे होते हैं गैस के ऊपर, तो उसमें एक मटेरियल स्टील वाला लगा हुआ है और एक उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल भी लगा हुआ है। आप क्या पाते हैं कि जो स्टील वाले है उसमें हीट बड़ी तेजी से फ्लो कर जाती है, और जो ऊपर वो जो रबड़ का लगा हुआ है, प्लास्टिक का लगा हुआ है, वो बहुत देर तक भी गर्म, आधे घंटे तक रखा हुआ है, लेकिन उसको पकड़ के तुमने ऐसे चला लिया। इसका मतलब उसमें हीट फ्लो। इसका मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करते। दे आर नॉट थर्मली कंडक्टिंग, वो उतने बढ़िया कंडक्टर नहीं होते, बट कुछ बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब मटेरियल का नेचर भी डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा। एरिया डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड करेगा आशीष, लेंथ भी डिसाइड करेगी, लेकिन एक और चीज डिसाइड करेगी, वो क्या आशु? एक और चीज क्या डिसाइड करेगी? मटेरियल का नेचर कैसा, उसकी कंडक्टिविटी कैसी है। अगर उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, और कंडक्टिविटी कम है तो हीट ट्रांसफर कम होगा। तो इसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। आप जो जानते हैं कि बहुत बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे काम करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आया वो क्या आया, ध्यान समझिएगा, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। के को मैं समझाऊंगा, चिंता मत करिए। ये के जो है ना, ये जो के है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि ये बताता है कि हमारा मटेरियल कितना कंडक्टिंग है। इट डिपेंड्स ऑन, और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो मेरी कुल मिला के एक बात समझ लीजिए बच्चों, बातें नहीं, बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट में फॉर्मूला सारा क्लियर हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकली करना है। तो भैया किसी भी एक बॉडी के थ्रू जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, हाँ भाई आशीष इधर, किसी भी बॉडी के थ्रू जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, कितना तेजी से हीट फ्लो करेगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, चलो बताओ। एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा, और थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा। थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो ज्यादा कंडक्टिंग है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा भाई, अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, मैंने यहाँ पर ना इस टेबल में ना के की बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, के की बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, और मैंने यहाँ पर कुछ बताया भी है कि जो के है सिल्वर का इतना है, कॉपर का इतना है। मैं इस बात पर भी आऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात अभी के को डेफिनेशन को लेकर कर लेता हूँ। मुझे बताओ, अगर मेरे को यहाँ पर के की डेफिनेशन बनानी है बच्चों, तो मैं कैसे बनाऊंगा? के का फॉर्मूला सब बच्चे बताओ क्या बनेगा? H इंटू एल डिवाइड बाय, बताओ क्या आएगा? ए डेल्टा टी, ए डेल्टा टी। अब सपोज करो आप लोग, मैं क्या करता हूं, हाँ भाई समर और जितने ध्यान दोगे यहां पर तभी समझ में आएगा, इतने स्मार्ट नहीं हो कि बातें करते करते सब कुछ आ जाएगा समझ में। अब मान के चलो कि मेरे पास कोई कंडक्टर जो है ना 1 यूनिट की लेंथ का है। कितने यूनिट की लेंथ का? 1 यूनिट की लेंथ का। तो एल मैंने सोचो 1 ले लिया, 1 यूनिट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना ले लिया बोलो? 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ले लिया मान लो 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और टेम्परेचर का डिफरेंस भी मैंने ले लिया बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस का। मतलब यूं ले लिया कि अगर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस तो वहां पर 99 डिग्री सेल्सियस है, हीट तो फ्लो होगा, हीट तो फ्लो होगा। तो 1 यूनिट का जब टेम्परेचर डिफरेंस हो दो एंड्स पे, लेंथ कितनी हो बोलो? 1 यूनिट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोलो? 1 स्क्वायर यूनिट। उस वक्त पर आप मुझे बताओ के किसके बराबर आएगा? के किसके बराबर आएगा? एच, ये 1 और ये 1 और ये 1। तो मुझे बताओ के किसके बराबर आएगा? एच के। और एच क्या होता है बताओ जरा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका मतलब जो के होता है ना, वो कुछ और नहीं, ये आपको बयां करता है किसी भी मटेरियल का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन द कंडक्टर इज टेकन एज अ 1 यूनिट ऑफ लेंथ, area of cross section is taken as 1 square unit and the temperature difference is taken as 1 unit। मतलब जब आपने किसी भी मटेरियल के अक्रॉस उसका लेंथ लिया 1 यूनिट का, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया 1 यूनिट का, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिया बोलो? 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लिया, उस समय जितना भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा था वही उसका बोलो क्या होता है? के होता है। वही उसका बोलो क्या होता है? तो यहां पर पिछले पन्ने पे आके देखिए, वो कहते हैं सिल्वर का के 406 का है। सिल्वर का के कितना है बोलो? अब आप मुझे बताओ सिल्वर का के 406 का मतलब बताओ उसका क्या है? तो वो बोल तो रहा है यूनिट में 406 जूल पर सेकंड, 406 जूल पर सेकंड, जब वो पर मीटर का था और पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। फोकस करने की कोशिश करो वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ भाई शिवम, इतने का डिफरेंस हो गया, 1 यूनिट की लेंथ होगी और इतने जूल्स वो हर सेकंड में क्या कर रहा है? ट्रांसफर। तो ये बता रहा है कि जब ये सिल्वर की 1 यूनिट लेंथ होती होगी, 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होता होगा, तब अपने से कितने तेजी से हीट को फ्लो कराता है? 406 जूल की हीट फ्लो कराता है 1 सेकंड के अंदर। नहीं है बात समझ में? लेकिन वहीं कॉपर की बात करो तो कॉपर कितना कराता है? 385 जूल्स फ्लो कराता है 1 सेकंड के अंदर। मतलब ज्यादा तेजी से हीट किसके थ्रू फ्लो होती है? सिल्वर या कॉपर? सिल्वर। तो ये वैल्यूज क्या बता रही हैं? आप सोचेंगे वैल्यूज क्या बता रही है? वैल्यूज का मैसेज क्या है? तो सभी मटेरियल्स को 1 यूनिट लंबा लिया, 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लिया और 1 स्क्वायर यूनिट वाला एरिया लिया उनका। उस समय देखा कितना हीट ये अपने अंदर से ट्रांसफर कराते हैं 1 सेकंड में। वो उसका बोलो क्या था? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं है बात समझ में? तो बस ये समझ लो कि सिल्वर अपने अंदर से 1 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर कराता है? 406। और कॉपर कितनी कराता है? एल्यूमिनियम कितनी कराता है? 205। तो सबसे तेजी से अगर आपने गैस के ऊपर तीनों को रखा तो सबसे तेजी से गर्म कौन सी चीज होने वाली है? सिल्वर होने वाला है। एल्यूमिनियम इन तीनों में सबसे लेट होएगा। समझ नहीं आया ना? पक्की बात है। तो के का मतलब क्या है ना, एक बार मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं बिकॉज एग्जाम में डेफिनेशन आ चुकी है भाई। तो यहां पर क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is equal to the rate of flow of heat through a material having a length of 1 unit, area of cross section 1 square unit, when the temperature difference across the
ends of the material is taken as 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। बच्चों 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 बिल्कुल बातें मत करना, टॉपिक सुनते चलो, 5 मिनट में चीजें खत्म हो जाएंगी, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है। तो ये के की वैल्यू आपको क्या बता रही है समर? के की वैल्यू क्या बता रही है? के की वैल्यू आपको बता रही है, जैसे कि तुमने बोला कि सर स्टील का के तो 50.2 का है, स्टील का के तो कितना है बोलो 50.2। इसका क्या मतलब है कि जब स्टील की किसी चीज को 1 यूनिट लंबा लेते हैं प्रिंस, 1 यूनिट लंबा लेते हैं, डिफरेंस कितना लेते हैं टेम्परेचर का? 1 डिग्री सेल्सियस। एरिया प्रोटेक्शन कितना लेते हैं? 1 स्क्वायर यूनिट का। उस वक्त स्टील अपने अंदर से कितनी हीट का फ्लो करवाता है हर सेकंड में? 50.2 का। लेकिन आपको सर 1 यूनिट ना लेके 5 यूनिट ले लूं, लेंथ जो है उसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन 5 यूनिट ले लूं, टेम्परेचर डिफरेंस 6 डिग्री सेल्सियस का ले लूं, तो सर फॉर्मूला बोल तो रहे हैं कि तो बस आपको बता रहे हैं कि अगर 1 यूनिट का लेंथ हो, 1 यूनिट का एरिया हो, 1 यूनिट का डिफरेंस हो तो इतना हीट ट्रांसफर होता है। बट अगर ए यूनिट्स का एरिया हो तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस कुछ और हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ कुछ और हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, आप लोगों को पता है, तब जाके नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आएगा। ये तो बस आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन का बता रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन पे बात कर रहा है कि जब लेंथ एक हो, एरिया एक हो, डिफरेंस एक हो, तब इतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। बट अदरवाइज जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो डिपेंड करेगा, अगर आपने कुछ और एरिया ले रखा है, कुछ और टेम्परेचर डिफरेंस ले रखा है, कुछ और लेंथ ले रखी है, तो फिर इस के को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करना पड़ेगा। भाई समझ आया? कुछ हुआ क्लिक में क्या कहना चाह रहा हूं? अरे नहीं आया समझ। या दुकानदार ने तो चीनी का प्राइस बोल दिया 40 रुपए किलो है, अब आप 5 किलो चीनी लोगे तो भैया 200 रुपए लगेंगे आप लोगों के, तो वो कैलकुलेशन बदल जाएगा ना आप लोगों का। वो तो आपको 1 यूनिट पे सारा कुछ हिसाब किताब बता रहा है। अगर आपके मटेरियल का लेंथ अभी 5 यूनिट है, एरिया ऑफ प्रोटेक्शन 10 यूनिट है, डिफरेंस आपका 100 डिग्री सेल्सियस का है, तो फिर उसके हिसाब से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या आएगा? के टाइम्स ऑफ ए डेल्टा टी डिवाइड बाय एल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो के का वैल्यू सबको समझ में आ जाता है, अब मोक्शन नहीं है विश्वास में। तो आपका जो के का वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया गया है कि ये तो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल having the length of 1 unit, area of protection 1 square unit, and the temperature difference across the ends of the material is taken as 1 degree Celsius. But you would taken a difference of फलाना डिग्री सेल्सियस, if you taken area of protection of फलाना square units, फलाना लेंथ, तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? h बराबर में क्या होगा? k टाइम्स ऑफ a डेल्टा t डिवाइड बाय बोलो क्या? l। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। अच्छा मुझे फटाफट से यूनिट बताओ, उसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ k कितनी आएगी जरा बताओ। इस h की यूनिट बोलो क्या है? जूल पर सेकंड। H की यूनिट जूल पर सेकंड, सब बच्चे बोलो भाई। L की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट डेल्टा टी की यूनिट। अब आप देखो, आप बोलेंगे सर सेल्सियस नहीं केल्विन ले, ऐसे तो केल्विन है बच्चों, लेकिन मैंने बोला डिफरेंस में आप लोग सेल्सियस केल्विन एक ही बात चलता है, तो वैसे केल्विन लेना चाहिए, तो केल्विन आ गया। बताओ क्या आएगा? मीटर से मीटर कट जाएगा, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। तो समझने के लिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी यूनिट जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन क्यों? क्योंकि जब डिफरेंस 1 केल्विन का या 1 डिग्री सेल्सियस का था, तो 1 मीटर के अक्रॉस जो हीट ट्रांसफर हुआ इतने जूल्स पर सेकंड का हीट ट्रांसफर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो लास्ट क्लास में आप लोगों से कुछ डिस्कशंस कर रहा था, यहाँ पर ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि हमारे घर के जो बर्तन है वो ऐसे क्यों बनाए गए हैं कि उनका अपर पोर्शन तो स्टील का है, अपर पोर्शन तो स्टील का है, समझना मेरी बात को शिवम, अपर पोर्शन स्टील का है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है ना जानबूझकर बनाया गया कॉपर का, ऐसे करके कॉपर का बनाया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब यहां पर हम लोग इसको ऐसे जलाएंगे ना, तो आपको पता है ये हाई टेम्परेचर वो लो टेम्परेचर हीट तो ट्रांसफर होगा शिवम, यहां पर हीट तो ट्रांसफर होगा, लेकिन स्टील अपने अंदर से कितनी हीट ट्रांसफर करेगा एक सेकंड में? सिर्फ 50.2। और कॉपर कितनी करेगा बोलो? 385 जूल्स पर सेकंड। तो नीचे हम कॉपर का बेस बना देंगे तो हीट बहुत तेजी से क्या हो जाएगी बोलो? ट्रांसफर, और बेस बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बेस बहुत, जिससे चीजें जल्दी पकेंगी, साइड थोड़ी देर में गर्म होगी, बिकॉज साइड स्टील की बनी हुई है। किसकी बनी बोलो? तो स्टील में हीट थोड़ा धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, हर सेकंड में से 50 जूल ट्रांसफर होता है, लेकिन कॉपर के अंदर हीट बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है हर सेकंड में, मतलब बहुत तेजी से हीट का फ्लो होता है। तो नीचे का बेस कॉपर का बना देता कि चीज जल्दी गर्म हो जाए। पूरा कॉपर का क्यों नहीं बना दिया? बिकॉज कॉपर महंगा है स्टील से। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया। अच्छा साथ के साथ यहां पर जो मैंने मटेरियल लगाया, वो किसी मैंने इंसुलेटिंग चीज का लगाया, जैसे प्लास्टिक वगैरह का लगाया, और यहां पर आप लोगों को ना और अदर मटेरियल्स के क्या दिए हुए? थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट दिया हुआ है, जैसे कि ईटों का दिया हुआ है। अब ये तो मटेरियल मेटल्स हो गए। अब यहां जो मैंने मटेरियल लिया ना, जैसे प्लास्टिक लिया मैंने, सुनना मेरी बात को, ये जो मैंने प्लास्टिक लिया, इस प्लास्टिक का जो थर्मल कोएफिशिएंट कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट दिया नहीं हुआ यहाँ पर लिस्ट में भी, लेकिन आप मान के चले कि इनका ज्यादा नहीं होता, इनका आप लोगों का बहुत ही नीचे वैल्यू मिलेगा, मान के चलो कि 0.7 जूल्स पर सेकंड का मिल गया इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस तो इसके क्रॉस भी है, टेम्परेचर डिफरेंस इसके क्रॉस भी है, लेकिन इसमें से हीट बहुत तेजी से फ्लो करेगा, बट उसमें से हीट 0.7 जूल का फ्लो करेगा एक सेकंड में, तो बहुत देर तक भी वो गर्म नहीं होगा, बिकॉज उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है।
समझ नहीं आया? इसीलिए उसको जहां से पकड़ना है ना वहां पर ऐसा मटेरियल लगाएगा जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, ताकि वो गर्म ही ना हो, टेम्परेचर डिफरेंस होने के बावजूद भी गर्म, क्योंकि हीट बहुत धीरे 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 फ्लो करता है उसमें से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आ रहा भाई। तो मेटल्स का आप लोगों को समझ में आ गया, सारे मेटल्स का समझ में आ गया भाई बच्चों? ये मेटल्स का आप लोगों को समझ में आ गया? फिर मैंने नॉन मेटल्स का कुछ आपको एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि हमारे घर जो बने हुए किसके बने हुए, बोलो ईंटों के, ब्रिक्स के बने हुए। समझना भाई, ये ब्रिक्स के बने हुए। अब ये जो ईंटें बनी हुई है, इन ईंटों का थर्मल कंडक्टिविटी देखो कितना है, बातें नहीं बिल्कुल भी, 0.15 जूल्स पर सेकेंड। क्या बहुत ज्यादा हीट को फ्लो होने दे रहे हैं? बहुत कम, बहुत कम। एक्चुअली में क्या फायदा करने वाली ईंटें हमारे घर के अंदर, समझ जाइए। सर्दी के दिन चल रहे हैं, आपका घर अंदर से आपने हीटर चला लिया, या अपना आपका घर जो होता है अंदर से हॉट होता है, बाहर ठंड होती है, अंदर थोड़ी सी क्या होती है, गर्मी होती है कंपैरेटिवली। अभी इस रूम में उतनी ठंड नहीं है बाहर के कंपैरिजन में, तो मान के चलिए अंदर गर्मी है और बाहर बोलो क्या है, ठंड है। तो अंदर हीट है, बाहर कोल्डर है, अंदर हॉटर बाहर कोल्डर। शिवम इधर, अगर अंदर हॉटर है बाहर कोल्डर है, तो हीट कहां से कहां जाएगी? अंदर से बाहर। अक्षत कहां जाएगी? अंदर से बाहर। लेकिन ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है? बहुत कम। देखो ना, ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? बहुत कम। तो वो हीट का फ्लो बहुत धीरे धीरे करती है, बस 0.15 जूल्स को हीट को बाहर जाने देती है। हर सेकंड में से 0.15 जूल बाहर जाती है। तो इसका मतलब रूम काफी देर तक बोलो क्या बना रहेगा? गर्म बना रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही सोचो कि आपकी दीवारें बनाई जाती किसी मेटल की, आपकी दीवारें बनाई जाती किसी मेटल की, इस रूम को पूरी तरीके से तैयार करते किसी मेटल की चीज से, चारों तरफ मेटल की चीजें बनाते, तो अंदर का रूम गर्म भी होता ना और बाहर का ठंडा होता। हीट जाने की कोशिश करती है और मेटल कहता जाऊंगा 406 जूल पर सेकंड की स्पीड से जाऊंगा। चांदी की दीवारें बना दी राजा ने, ठंड से मर रहा है अंदर टूट टूट के। क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी चांदी की बहुत ज्यादा है और हीट बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है उसके अंदर से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दीवारें किसकी बननी चाहिए? ब्रिक्स की बननी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जो कंक्रीट होता है, सीमेंट होता है ना, उसका थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक्स। क्लियर है? बॉडी फैट का काफी अच्छा खासा होता है, तो जब फैट बॉडी में ज्यादा होगा तो हीट उतनी जल्दी निकलेगी नहीं, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है। अब सुनिए, फैट फैट मतलब ये आपका बेसिकली कंबल की बात कर रहे हैं। कंबल एक तरह कपड़ा होता है, फैट एक तरह कपड़ा होता है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी है ग्लास का, आइस का, वुल का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एयर का। एयर का मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं हमेशा। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि जब आप रजाई ओढ़ते हैं तो आपको ठंड क्यों नहीं लगती? इधर भाई, जब रजाई ओढ़ते हैं तो आपको ठंड क्यों नहीं लगती? देखिए, आप लोग इस समय रजाई के अंदर हॉट हो रखे होते हैं, गर्म हो रखे होते हैं, और बाहर का सराउंडिंग बोलो कैसा है, कोल्डर है। तो हीट कहां से कहां जाएगी? हॉटर से कोल्डर की तरफ हीट जानी चाहिए बाहर। लेकिन जो आपने रजाई ओढ़ रखी है ना, उसमें रुई भरी हुई है, और रुई के बीच में बहुत सारी हवा है। हवा मतलब एयर है यहाँ पर बहुत सारी, और बहुत सारी एयर है, तो एयर का थर्मल कंडक्टिविटी देखो कितना कम है। कितना कम है शिवम? 0.024 का है। इसका मतलब हर सेकंड में से मात्र 0.024 जूल की हीट को ट्रांसफर करता है एयर जो है, और मेरे और सराउंडिंग के बीच में रह हूं, बातें नहीं। तो अभी जो मैंने कपड़े पहन रखे इसमें से हीट बड़ी जल्दी ट्रांसफर होगी। बोलो क्यों जल्दी ट्रांसफर होगी? सिंपल सी बात है, जो ये कपड़ा है बेसिकली वो हीट को इतना जल्दी रोकेगा नहीं, बिकॉज उसके बीच में हवा नहीं भरी हुई। तो मेरी बॉडी हॉटर है, बाहर कोल्डर है, हीट जाएगी, इजीली फ्लो भी हो रही होगी। लेकिन यही मैं अगर कोई फर वाली जैकेट पहन लूंगा तो बीच में क्या आ जाएगी? हवा आ जाएगी, और हवा जाने नहीं देगी। इसका मैंने एक उदाहरण भी तुम लोगों को दिया था कि जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं सर्दियों में अपने पंखों को ऐसे करते हैं और उसमें हवा भर लेते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे अपने पंखों को फुला के ऐसे बैठ जाते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जब पक्षियों ने ऐसे हवा भरी अपनी बॉडी के अंदर, तो उनकी बॉडी जो है वो क्या है? हॉटर है। बाहर का सराउंडिंग बोलो क्या है? कोल्डर है। हीट जाने की कोशिश करेगी अंदर से, लेकिन बीच में हवा भर रखी है और हवा की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो वो हीट को जाने नहीं देगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब उनके ऑफर वाली जैकेट थोड़ा ना होगी, तो वो ऐसे हवा भर के काम चलाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे तुम ये बता दो कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज का आपको मतलब समझ में आ चुका है, और फॉर्मूला सबको समझ में आ गया कि एच बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? बोलो के ए डेल्टा टी बाय में बोलो क्या? अरे नहीं आया समझ में? अब इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है इसका। तो किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक है तो मुझे दे दो एक बार। एनसीईआरटी बुक नहीं है? क्वेश्चन लिखो भाई जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करें।
हाँ बोलो। क्वेश्चन बढ़िए जल्दी से। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है भाई, ध्यान रखना एग्जाम में। फिर बातें कर रहे हो। आइए भाई, इस क्वेश्चन को जब भी आप लोग देखेंगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से ही मिलेगा आप लोगों को। हाँ भाई, पीछे विशेष, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। फाइनल्स में मैंने ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार देखा है भाई, ध्यान रखना इस चैप्टर से। तो अब ढंग से समझिएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। आइए, बोर्ड पे सबकी नजरें हो भाई। देखिए, आप लोगों को ये पूरा सेटअप में समझा देता हूँ क्या चीज है। यहाँ पर एक फर्नेस लगाया हुआ है जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, मतलब यहाँ पर 300 बना रहता है, हर वक्त गर्म करे जा रहे हैं। एक एंड आइस बॉक्स पे मेंटेन है, मतलब वहां पर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक हाई पे एक लो पे, तो हीट ट्रांसफर होगी हाई से लो की तरफ। इधर क्या कर रखा है हमने, एक स्टील की रोड लगा रखी है, फिर हमने उसके साथ कनेक्शन में कॉपर की रोड लगा रखी है। स्टील की रोड की लेंथ मैंने आपको बताई 15 सेंटीमीटर है, कॉपर की रोड की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बाद में ये भी बताया कि जो स्टील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, वो दुगना है लगभग, किससे बोलो, कॉपर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट चल रहा होगा कुछ ना कुछ। और बाहर हमने क्या कर रखा है, ये जो बना रखा है ना, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ताकि हीट बाहर कहीं लॉस नहीं होती है। सारी हीट ना वहां से जब चलती है तो इसी एंड पे आती है, बाहर कहीं पर भी लॉस नहीं होती है। अब उसका सवाल ये है कि अगर ये 300 पे है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये प्रोसेस कई देर तक चलता रहे, ऐसा लक्षित, ये प्रोसेस कई देर तक चलता रहे, और ये 300 पे रहे और ये 0 पे रहे, तो इस जंक्शन का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना। अरे यार, जंक्शन में टेम्परेचर इन दोनों के बीच का आएगा, बीच का मतलब यूनिक 150 आएगा, कुछ और आएगा लेकिन इंटरमीडिएट में आएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि इस जगह पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो जानना चाहता है आपसे कि जंक्शन पे कितना टेम्परेचर है, जंक्शन पे कितना टेम्परेचर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सबसे गर्म होगा, ये वाला साइड, वो सबसे ठंडा होगा, तो बीच में कुछ और टेम्परेचर होगा। इधर जितना इधर होगा तो उतना टेम्परेचर ज्यादा मिलने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार से, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन, जहां पर स्टील कॉपर का जंक्शन है। हाँ भाई, इधर लिख क्या रहे हो, यहां पर ध्यान दो, स्टील कॉपर का जो जंक्शन है वहां का टेम्परेचर आपको बताना है। लेंथ ऑफ द स्टील रोड 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉपर रोड इज 10 सेंटीमीटर, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस 300, टेम्परेचर एट द अदर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, द एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द स्टील रोड इज twice of that of the copper rod, the thermal conductivity of the steel and the copper is this much। दोनों की K भी दी है, दोनों की लेंथ भी दी है, दोनों के एरिया ऑफ प्रोटेक्शन का रिलेशन दिया है। समझ में आ रहा है? अब मेरी पूरी बात सुनना, जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये बहुत जरूरी है। तुम लोगों को थोड़ा बहुत इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद आ रहा है? मैंने तुम लोगों से एक छोटी सी बात बोली थी, अगर मान लो कि इस पाइप में से, ध्यान देना ये भी याद आ जाएगा तुम लोगों को, इस पाइप में से, फिर वही बातें,
इस पाइप में से कुछ पानी फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, इस पाइप में से कुछ पानी फ्लो कर रहा है और वो पानी ऐसे निकलता है। और मेरा आपसे सवाल ये था बच्चों कि अगर इधर पानी का फ्लो ना 1 सेकंड में 10 लीटर का है, तो इस एंड से 10 लीटर से कम पानी फ्लो करेगा 1 सेकंड में, या ज्यादा पानी फ्लो करेगा 1 सेकंड में, या उतना ही फ्लो करेगा? कितनों को लगता है कि इक्वली फ्लो करेगा? सर 10 लीटर ही फ्लो करेगा 1 सेकंड में। बहुत बढ़िया, हैंड्स डाउन कर लो। देखो किसी को अगर ये लगता है ना कि कम फ्लो करेगा, सोचो किसी को अगर लगता है कि कम फ्लो करेगा, सोचता है कि 9 लीटर फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो यार एक बात बताओ, यहां पर 1 सेकंड में 10 लीटर आता है, आप कह रहे हो यहां से 1 सेकंड में 9 लीटर निकलता है, मतलब 1 लीटर यहां पर बचता है। और कहां गया वो? ऐसा अगर मान लो 10 सेकंड तक चलता रहा, 10 सेकंड तक चलता रहा, तो हर बार 10 लीटर आया और 9 लीटर निकला, तो 10 सेकंड में कितना लीटर पानी एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए? 10 लीटर। ऐसा कभी पाइप के अंदर होता नहीं है, पाइप के अंदर जितना आता है पानी उतना निकल जाता है। इसका मतलब फ्लो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, 10 लीटर ही 1 सेकंड में यहां पर आ रहा है और 10 ही निकल रहा होता है, बस यहां पर वो धीमे आ रहा होता है और यहां पर बहुत तेजी से निकल रहा होता है, इसलिए काम दोनों में हो जाता है। मेरी बात को समझो। अच्छा 10 से 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको दिख गया कि वो बचा हुआ पानी कहां जा रहा है, और 11 भी नहीं हो सकता, बिकॉज जब आ ही 10 लीटर रहा है 1 सेकंड में, तो 11 जाएगा कहां से? तो एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ये कहती है कि अगर 10 आ रहा है 1 सेकंड में, तो 10 ही जाएगा। बस फर्क इतना है कि यहां पर वो V1 स्पीड से आ रहा होता है और यहां पर वो V2 से। उसको छोटे क्रॉस सेक्शन से 10 लीटर निकलने के लिए ना उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है? बोलो स्पीड। एंड डोंट मिक्स विद दिस स्पीड, ये स्पीड नहीं है, ये अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकंड है। क्या बोलो? तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर आया और इतना अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, बट उतने अमाउंट को यहां से निकलने के लिए कम स्पीड लग रहा था और यहां से निकलने के लिए ज्यादा स्पीड लग रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भी 10 लीटर निकल जाता है। अब मेरी पूरी बात को समझना, यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है सना, इसमें से जितना तेजी से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट चल रहा है, अगर यहां पर 10 लीटर पर 10 जूल्स पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो इसमें से भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितने का होगा? 10 जूल पर सेकंड का ही होगा, बिकॉज ये दोनों कनेक्शन में है और कहीं पे भी हीट बाहर लॉस तो हो नहीं रही है। इसीलिए उसने बोल दिया कि इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखा था कि अभी ना सोचिए हीट बाहर निकल रही है। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर बस एक छोटा सा कांसेप्ट याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं उस कांसेप्ट पे ही पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। आशीष तुम याद रखना कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू क्या होगा? बोलो, थ्रू स्टील होगा। मतलब जितने जूल की हीट अभी स्टील के थ्रू आ रही होगी, उतने ही जूल की हीट को निकलना पड़ेगा। बोलो किसके थ्रू? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कॉपर। पूरी बात समझिएगा। अरे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, हमेशा यही लगाना होता है। अब आप मुझे बताओ क्या बोलोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एक्सिल होता है, तो जितनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट स्टील के थ्रू है, उतनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके थ्रू होगी? बोलो कॉपर के थ्रू। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला मुझे तुम बताओ क्या होता है? एच का फॉर्मूला सब बच्चे बोलो। हाँ भाई, बातें नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, पहले बोल रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है के, फॉर्मूला होता है बच्चों, बोर्ड पे देखते चलेंगे, के ए डेल्टा टी बाय में एल। इसका भी के ए डेल्टा टी बाय में, चलो बोलो ये किसका के आएगा? स्टील का। एरिया ऑफ प्रोटेक्शन स्टील का, टेम्परेचर डिफरेंस स्टील के क्रॉस, लेंथ किसकी? स्टील की। यहां पर कॉपर 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 कॉपर, बस बुल्ली बुट करेंगे आंसर आएगा। चलते रहिए, बोर्ड पे देखिए क्या निकालना है मुझे। इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। आइए, के ऑफ द स्टील बताओ सब बच्चे। के ऑफ द स्टील 50.2, बच्चों के ऑफ द स्टील 50.2। एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द स्टील नहीं किया मेंशन, लेकिन ये बोला कि जो एरिया ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ स्टील है वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द कॉपर का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे यार स्टील का एरिया भले ही नहीं दिया, बट इतना तो बताया ना कि वो 2 टाइम्स है, तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा? इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एसी। वो एसी से एसी कट जाएगा, टर्म्स हट जाएंगे। अरे नहीं आया यार। इसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें बच्चा गलती कर जाएगा। अब टेम्परेचर डिफरेंस है स्टील के क्रॉस, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना बड़े वाला टेम्परेचर माइनस छोटे वाला टेम्परेचर करना है। तो मुझे बताओ 300 ज्यादा होगा या यहां वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा? 300 ज्यादा होगा और ये वाला टेम्परेचर कम होगा, तो स्टील के क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आएगा 300 माइनस में टी। लेंथ बताओ स्टील के क्रॉस कितनी है? लेंथ 15 सेंटीमीटर को 0.15 मीटर के टर्म्स में। क्लियर? सारी वैल्यूज पुट। चलो इधर बता दो, के ऑफ द सी 385, एरिया इसका ऐसे ही। चलो कौन बताएगा टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द कॉपर? सर ये 0 है और ये टी है, ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? टी। तो बोलो यहां पर क्या आएगा? टी माइनस 0। मैं बार बार कह रहा हूं यही गलती करता है बच्चा, यहां लिखता है 300 माइनस टी, वहां पर भी कुछ ऐसे 0 माइनस टी कर देता है। अरे भाई ये हाई ये बोलो है, ये हाई ये बोलो है, हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होती है ना, तो आपको 300 माइनस टी करना है और यहाँ पर टी माइनस 0 करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे लेंथ कितना आएगा बताओ जरा? 0.10। अब क्या है जरा मुझे बताओगे? एसी से एसी, पूरी की पूरी इक्वेशन में देखिए एक ही चीज है जो आपको नहीं पता है, वो है कैपिटल टी। वो कैपिटल टी में कैलकुलेट करनी है। प्रिंस नहीं आया समझ में? अरे क्या मुश्किल लग रहा है इसके अंदर? अब कैलकुलेशन ही तो रह गया ना, तो बताओ कैलकुलेशन कैसे करूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो, बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ 2 गुना होएगा 50.2 से, मैं ही करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना होएगा 50.2 से, बोलो कितना आएगा? 100.4 इंटू में 300 माइनस टी। और मैं तुम लोगों से यहां पर बताता हूं बच्चों, क्या ये तुम कैलकुलेशन समझ जाओगे? ध्यान से देखना,
पॉइंट इसका हटेगा, पॉइंट इसका भी हटेगा, और 10 से 15 घटेगा 3 पे, वहां 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अरे यार क्या हो गया, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 2 कर दो मल्टीप्लाई। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। और 3 जाएगा इधर, तो 3 गुना में 385 गुना में टी माइनस 0, वही बात है। अरे नहीं आया समझ में यार, इसको 2 से गुना करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोलो कितना आ जाएगा, 200.8, और ये हो गया 300 माइनस का टी, और इसको 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, तो 400, 1200, और ये हो जाएगा 1155 टी। ठीक, अब यहां से टी को कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है, और बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज नहीं है, कहीं आप सोचो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस 0 बाद में लगा देना, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके टी वालों को एक तरफ करके डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट अभी मैं थोड़ा जल्दी के लिए आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करूंगा ताकि रिजल्ट हमारा जल्दी आ जाए यहाँ पर। तो मुझे तुम ये बताओ, मुझे पता है तुम बुक से बता रहे हो, कर रखा है। चलो कोई नहीं, सॉल्व तो करा। एक सेकेंड बच्चों प्लीज, 200.8 इंटू में 300, ये आपका आएगा 60240। फिर अभी यही वाली चीज हो जाएगी जुड़ने, तो कितना हो जाएगा, 1155 जमा 200.8, तो ये 1355.8 टी बराबर में 60,240। कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 60,240 अपॉन में 1355.8, डिवाइड कर देते हैं। दिस विल गिव्स यू 44.4 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ बच्चों, जंक्शन पे कितना टेम्परेचर है? जंक्शन पे टेम्परेचर कितना है? 44.4 डिग्री सेल्सियस। किसी को डाउट है तो मुझे बता दो भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? आशीष दोबारा सुन ले, इस क्वेश्चन को करने का इंपॉर्टेंट थीम क्या है कि जब भी वो 2 मटेरियल लगा के देगा, बस आपको दोनों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलो क्या रखना है, बराबर रखना है, और इनकी सबकी वैल्यू जो देगा या इन सबको रिलेट करके बोलेगा इसका 2 टाइम इसका 3 टाइम, कट जाएगा एक दूसरे से, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है? क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार तसल्ली से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फॉर्मूले को देख लीजिए, बात सारी क्लियर हो रही है नहीं हो रही, जल्दी बताओ। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी करके दिखाना मुझे। दे दूं क्वेश्चन सीधा? करो। करना है इसको। फाइंड द टेम्परेचर एट जंक्शन। बच्चों फिर वही बात है, शोर करने को नहीं बोला है। अच्छा वैसे कौन मुझे बताएगा 373 जो है ना, वैसे डिग्री सेल्सियस में 100 ही है, पता है नहीं बात, और 273 0 डिग्री सेल्सियस है, बस केल्विन में लिखा गया है। अब आपको टेम्परेचर एट जंक्शन बताना है, सब कुछ आपको दे दिया गया है। एक चीज मैं और दे देता हूं, जो K फॉर आयरन है और K फॉर, K मतलब समझते हो ना, थर्मल कंडक्टिविटी, K फॉर आयरन और ब्रास, तो 79 एंड 109 कर दो, जल्दी कर दो। समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है? सना नहीं हो पाएगा? इजी है बिल्कुल, करो। विशेष मस्ती छोड़ दो, क्वेश्चन कर लो, पेपर में मस्ती नहीं चलेगी।
और नहीं चली तो, अगर अगर बाई चांस नहीं चली तो सोचो जिस दिन फिजिक्स का पेपर है उस दिन बहुत सख्त टीचर क्लास में आ जाए, पेपर बहुत मुश्किल आ जाए, समझ ही नहीं आ रहा कहां से क्या आ रखा है? फिर क्या होगा पता है? क्लास में बैठे बैठे आंसू आ जाएंगे, एकदम से ऐसे कंपन चढ़ेगी ना शरीर के अंदर की, डर लगेगा कि 1 साल खराब होने वाला है, तब एहसास होता है उस समय ऐसे 3 घंटे काटने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए इतनी मेहनत, एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए कि आपको पास होने के लिए ना टेंशन लेनी पड़ रही हो कि 23 तो सर कैसे भी करिए क्रॉस 70 में से, वो वाला हाल ना हो 11th में। 12th में कर लेना शुरू से, लेकिन 11th एटलीस्ट फेल वाला काम मत कर देना। और जितने झटके 11th में लगते हैं ना उतने झटके किसी क्लास में नहीं लगते, ध्यान रखना। बहुत बच्चे लटकते हैं, बहुत बच्चे। ओवरऑल सीबीएसई का रिजल्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सीबीएसई का रिजल्ट बहुत खराब आता है 11th का। पिछली बार कराला स्कूल में बहुत बच्चे फेल हुए थे। कराला स्कूल वाले बच्चे कौन कौन है आप लोगों को पता है? पिछले साल कितने बच्चे फेल हुए थे? बहुत बच्चे फेल हुए थे पिछली बार। आप लोग सब बैठे हो ना बैठे हो, शायद मैंने छोड़ दिया स्कूल, कहीं और ज्वाइन कर लिया हो, व्हाटएवर, लेकिन बहुत बच्चे फेल करे गए थे पिछली बार। तो इन्होंने बिल्कुल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के। बिल्कुल नहीं, पिछली बार ही बहुत बच्चे फेल हुए होंगे, लेकिन पिछली बार तो मैंने जितने बच्चे पिछली बार फेल सुने थे उतने मैंने कभी नहीं सुने जितने मैंने लास्ट टाइम सुने थे। मोटिवेट नहीं, बिल्कुल डरा रहा हूं, साफ तौर पे डरा रहा हूं, पढ़ लो। नहीं, अच्छे नंबर भी आए थे, बहुत बच्चों के बहुत अच्छे नंबर भी आए थे 11th क्लास के अंदर, बहुत अच्छा स्कोर करके आए थे, लेकिन ना पढ़ने वालों को डरा रहा हूं मैं। जो पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप लोग फेल नहीं होगे। जितना क्लास में करवा रहा हूं ना, बहुत सारा पेपर आएगा इसमें से, बहुत सारा, तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। फेल वो होंगे जो क्लास में जैसे ये क्वेश्चन करा दिया, अब ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, वो ये भी नहीं कर पाते हैं, तो भाई इनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान भी कहेगा भाई तू फेल ही ठीक है। हुआ? किस किस का आंसर आ गया? इतना आसान क्वेश्चन दिया है मैंने तुम लोगों को। चलो भाई, क्लास कैसे करा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, मुझे बताओगे जरा कैसे करा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द आयरन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द ब्रास। एग्री? अब मुझे तुम बताना जरा क्या आएगा? के ए डेल्टा टी बाय में एल। ओए बच्चों बोर्ड पे देखो, इस बार क्वेश्चन इतना आसान था ना कि आयरन का आयरन का आयरन का आयरन का ब्रास 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 ब्रास। अब मेरी पूरी बात सुनिए। ओए, क्या चीज सेम है जो काट देनी चाहिए यार? दोनों का एरिया ऑफ प्रोटेक्शन सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, काट दो ना इनको, इससे आसान क्या होगा, है ना? और सुनिए, के की वैल्यू आयरन के लिए 79 है, टेम्परेचर डिफरेंस लूंगा 373 माइनस में टी, चाहूं तो मैं 100 माइनस टी भी ले सकता हूं, शायद मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। समझे नहीं? मत लो तुम लोग, तुम ऐसे ही लो, मत लो, छोड़ो। ब्रास का बताओ कितना आएगा? 109, और इसका बोलो कितना आएगा? टी माइनस 273। और ऐसा दिमाग मत लगाना कि यहाँ 373 ले लो, उसको 0 डिग्री से मान ले दो सर, या तो पूरा केल्विन में या पूरा डिग्री सेल्सियस में। अब जरा मुझे बताओ कितना आएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, 79 into 373, this is 29467 minus 7090, 190। ओ बच्चों, नहीं आया ना समझ में? चलो बताना, ये 109 टी जो यहां पर है माइनस में, इसमें प्लस कर देंगे 79, तो कितना आएगा बोलो? 109 प्लस 79, 188 टी, और ये उधर जाएगा 467 प्लस 29, this is 59224, so T will be 59224 divided by में 188,
सो योर टेम्परेचर विल बी 315। अब ये 315 केल्विन है, मतलब सेल्सियस में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं लगभग कितना 27 और 15 42 बन रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 100 पे मेंटेन है, ये 42 पे मेंटेन होगा और ये 0 पे मेंटेन होगा। नहीं आ रहा ना समझ में? अक्षत नहीं आया समझ में? छोटी इधर पीछे की क्लास है, लेकिन आगे टॉपिक समझ में नहीं आया यार। सिंपल सी एक बात मैं बता देता हूं, ओए बच्चों चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। एक सिंपल सी चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या है, जब भी किसी बॉडी के क्रॉस, 2 मिनट का रिकैप है, बोर्ड पे देखेंगे, चुपचाप रहेंगे। जब भी किसी बॉडी के क्रॉस दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक तरफ हाई एक तरफ लो, तो हीट हमेशा फ्लो होगी हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर एंड की तरफ। होगी कि नहीं होगी बताओ जरा। अब जो वो फ्लो होगा उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा, मतलब कितना तेजी से वो फ्लो करेगी, वो कई बातों पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी पे। अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा फ्लो करेगी, और कम है तो कम फ्लो करेगी। एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा हीट फ्लो करेगी पर सेकंड में, कम है तो कम फ्लो करेगी। टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा है तो ज्यादा फ्लो करेगी, लेंथ बड़ी है तो कम फ्लो करेगी। अब मेरे को लगता है समझ में आ गया, तो फॉर्मूला याद हो चुका होगा कि H बराबर में K A डेल्टा T बाय L। क्लियर हुआ? उसके बाद आप लोगों से हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे, वो आप लोगों से पूछे डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, K को डिफाइन करो। सो K की वैल्यू क्या बताती है, तो आप लोग बोलोगे K इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द rate of flow of heat when the length of the material is taken as 1 unit, area of projection is taken as 1 unit, the temperature difference at the two ends of the material is taken as 1 degree Celsius or 1 Kelvin। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उस वक्त पर जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था वो उसका बोलो क्या है, K है। क्या है बोलो? अगर उसके अलावा कुछ और लेंथ लिया और एरिया लिया है तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बदल जाता है और वो आता है K टाइम्स ऑफ A डेल्टा T बाय में L। अकॉर्डिंगली आप रख दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा, तो पहली चीज, पिटाई होने लग जाएगी तुम लोगों में, दिख गया है, तुम लोग पिट के ही पास होगे। पहली चीज ये जो आपको फॉर्मूला समझाया। दूसरी चीज K का मतलब आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज बच्चों जो आपको समझ में आनी चाहिए थी वो था भैया ये इस टाइप का क्वेश्चन, जो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आपको इसका सेंस क्लियर है। इसमें बस ध्यान रखना हमेशा H1 बराबर H2 रखना होता है, मतलब कि जितना हीट रेट ऑफ फ्लो पहले से होगा उतने दूसरे से होगा, बिकॉज हीट बीच में जाएगी कहां। अगर इसमें 10 जूल आ रही है एक सेकंड में तो 10 जूल ही जाएगी, और बाकी कहां जाएगी भाई। तो इससे दोनों का H बराबर रख दीजिए, फॉर्मूला बराबर रख दीजिए, वैल्यूज पुट करिए, या तो कट जाएंगी या वैल्यूज पुट होकर आंसर आ जाएगा। जंक्शन पे टेम्परेचर पूछेगा हर बार और कुछ नहीं पूछेगा। और हद से हद क्या कर सकता है, आपको बोलेगा यहाँ 300 है जंक्शन का, हम आपको बता रहे हैं, बताओ यहाँ पर कितना रहा होगा। तो कोई नहीं ना, 300 माइनस में यहाँ वाला रखना और यहाँ माइनस में यहाँ पर टी मान लेना, तो क्या दिक्कत है। सोचो ना मुश्किल आने वाली है, सोचो कि क्वेश्चन बदल के आ गया, इतना ही वेरिएशन करता है सीबीएसई। तो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, पूरा चैप्टर हीट पे ही काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? शुरू में आप लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट करा था, फिर आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट्स पढ़ी थी, फिर लेटेंट हीट्स पढ़ी थी, कैलोरीमेट्री पढ़ी थी, समझ में आ रहा है, और फिर ये थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा है। लगभग चैप्टर खत्म हुआ है, एक आध को टॉपिक बचा हुआ मैं नेक्स्ट में देखता हूं, नहीं तो नया चैप्टर देखेंगे फिर आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जाइए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ना बचा हुआ है ना अभी।